अचानक एक दरवाजा खुला और मैं मैडम सफूरा को अपने सामने देखकर दंग रह गया। उसने खुद को हैंड्स अप कर रखा था। उसके कम में 8-10 सहमी हुई लड़कियां थीं। इनके रंग जर्द थे। इन्होंने मैडम के पीछे खुद को यूं समेट रखा था जैसे वो इनके लिए एक ढाल की हैसियत रखती हो। मुझे और इमरान को पहचानने के बाद मैडम ने हाथ नीचे करा दिया और आगे बढ़ाई। वो मुझसे गले मिली। मैंने उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी देखी। उसने कहा, हमने अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल से बचाई है। हुक्म ने अपने बहुत से घर वालों और खिदमत करने वाले लड़कों और लड़कियों को मार दिया है। मैं इन लड़कियों को लेकर यहाँ इस स्टोर में छुप गई थी। हुक्म और कर्नल एंडरसन के जाती गार्ड्स यहीं आस पास सर्च करते रहे, फिर चले गए। कहाँ? मैंने पूछा। कुछ पता नहीं, लगता है कि वो तकरीबन 1.5 घंटा पहले किसी तरह यहाँ से निकल गए हैं। एंडरसन भी साथ था? इमरान ने पूछा। अंदाजा तो यही होता है। जब हुक्म ने अपनी फैमिली मेंबर्स को गोलियां मारी तो एंडरसन उसके साथ था। हमने स्टोर रूम के पास भी उसके गरजने बरसने की आवाजें सुनी थी। मैंने कहा, मैडम आपके ख्याल में राजभवन में कोई ऐसी जगह जहां वो छुप सकता हो? आप लोगों ने लिबर्टी का एरिया देख लिया है? मैडम ने पूछा। मैंने नफी में जवाब दिया। मैडम ने हमें अपने साथ चलने को कहा। हमने खौफजदा लड़कियों को मुबारक अली की हिफाजत में दिया और खुद मैडम के साथ लिबर्टी की तरफ बढ़े। एक कॉरिडोर में हमें एक और लड़की की नीलकुंठ लाश नजर आई। शदीद अजियत के सबब उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें हल्कों से बाहर उबली पड़ रही थी। मरने से पहले वो इस बुरी तरह तड़पी पड़की थी कि उसके हाथ पांव की जिल्द जगह जगह से छिल गई थी। मैडम ने कहा, हुक्म ने अपने 5 मुलाजमों को जहर वाला टीका लगाया है। यह वही इंजेक्शन है जो जिस्म में शदीद तरीन तकलीफ पैदा करता है। इन 5 मुलाजमों में से 4 लड़कियां थीं और एक ख्वाजा सरा। इनके बारे में हुक्म को शक था कि इन्होंने बागियों से राब्ता रखा हुआ है और राजभवन की न्यूज बाहर दे रहे हैं। एक सिपाही ने लड़की की अकड़ी हुई लाश पर एक कपड़ा डाल दिया। हम एक स्लाइडिंग डोर को खोलकर सर्जन स्टील की वसी लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए। इस वसी लेबॉर्ट्री के 3-4 पोर्शन थे। यहाँ जदीद साजो सामान मौजूद था। वो तमाम शोबदे यहीं पर तख्लीक पाते थे जो भांडियल एस्टेट के सादालू लोगों को बेवकूफ बनाते थे। हमने 4 दर्जन मुसल्ला कमांडोज के साथ मिलकर इस लेबॉर्ट्री का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर हुक्म, रत्ना देवी या एंडरसन का कहीं सुराग नहीं मिल सका। इस लेबॉर्ट्री को खंगालने के दौरान में हमने कई अहम चीजें देखी। हमें वो खास इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और इनके सिग्नल्स वसूल करने वाले एंटीनाज भी नजर आए। इस सब्ज रंग की दवा के दर्जनों वायल्स भी जिनसे दर्द का इंजेक्शन तैयार होता था। जहरीली गैस, असाब शल करने वाली गैस, ताकत बख्श अदवायात और इस तरह की न जाने कितनी अशिया यहाँ मौजूद थी। मैडम सफूरा मुझे और इमरान को एक तरफ लेके वो राजदारी के अंदाज में बोली, हुक्म और एंडरसन यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन वो हमसे बचकर नहीं निकल सकते। वो कहीं भी चले जाएं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो कैसे? मैंने पूछा। जैसे वो अपने कैदियों को ढूंढ लेते थे। आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने हुक्म का तरीका इसी पर उलट दिया है। वो बड़े एतमाद से बोली, हुक्म जहां भी है अपने साथ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लेकर घूम रहा है। हम एंटीनाज के जरिए इनका सिग्नल वसूल कर सकते हैं। ये वाकई हैरान कौन इतला थी। चिप कैसे रखी है आपने? इमरान ने पूछा। आखिरी वक्त में मुझे शक हो गया था कि हुक्म अपने वाइफ के साथ यहाँ से भागना चाह रहा है। यहाँ हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को किसी का होश नहीं था। मैं यहाँ लेबॉर्ट्री में आई और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनिक चिप्स निकाल ली। इनके नंबर्स मेरे पास नोट है। इनमें से एक चिप मैंने इस सफरी बैग में डाल दी जो हुक्म के कमरे में तैयार रखा गया था। अगर वाकई ऐसा हो चुका था तो यह जबरदस्त बात थी। मैडम सफूरा की फहमो फरासत और मामला फहमी पर हमें भी शुबा नहीं रहा था। वो एक ऐसी औरत थी जो हर तरह के माहौल में जीने की राहें निकाल सकती थी और पेचीदा गिरहें अपने नाखने तदबीर से खोल लेती थी। इमरान ने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो चिप हमारी मदद कर सकती है? मैडम ने हमसे सिर्फ 5 मिनट मांगे। वो जिन लड़कियों के साथ चैम्बर के इस रूम में छुपी हुई थी, इनमें से एक को अपने साथ ले आई। पता चला कि यह लड़की सर्जन स्टील की असिस्टेंट्स में से एक है। मैडम सफूरा ने चंद मिनट के अंदर ऐसे 2 एंटीनास ढूंढ लिए जो इस खास चिप को ट्रैप कर सकते थे, जो हुक्म के सफरी बैग में मौजूद थी। दोनों एंटीनास की बैटरियां पहले से चार्ज थी और अब हम एक बंद जीप पर सवार शहर के नवाह की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ मुसल्ला कमांडोज वाली 5-6 गाड़ियां और कोई 2 दर्जन घुड़सवार थे। एंटीना सिग्नल वसूल कर रहा था। इन सिग्नल से अंदाजा होता था कि हुक्म यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर के फासले पर जंगल में मौजूद है और शुमाल की तरफ हरकत कर रहा है। हम शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरे। यहाँ जश्न का समा था। हजारों शहरी हथियार उठाकर नाराजनी कर रहे थे। हुक्म और उसके अंग्रेज हवारियों से हमदर्दी रखने वाले लोग कोनों खुदरों में छुप गए थे। उनमें से जिन्होंने ज्यादा वफादारी दिखाई थी या उसकी कोशिश की थी, उन्हें बुरे नताइज भुगतना पड़े थे। एक जगह हमें बड़ा हजूम नजर आया। रास्ता मसदूद हो चुका था। हमारी गाड़ियां रुक गईं। हमें यहाँ 3 लाशें उल्टी लटकी हुई नजर आईं।
इनमें से एक लाश हमने दूर ही से पहचान ली। इस स्टेट के सबसे सफाक पुलिस ऑफिसर रंजीत पांडे की थी। इसका चेहरा मसक हो चुका था। एक शख्स लपक कर हमारे पास आया। ये कांस्टेबल अमरनाथ था, वही सांवला सा गरीब सूरत शख्स जिसने एक रात अपने चेहरे पर पांडे का नफरत भरा थप्पड़ वसूल किया था और फिर उस थप्पड़ की बाज गश्त बड़ी दूर तक गई थी। कासमिया के कासमिया चौक में मेरी कलाइयों के गिर्द लिपटी हुई रस्सियां इसी थप्पड़ की बाज गश्त से ही टूटी थी। ऐसे नफरत भरे थप्पड़ों के असरात बड़ी दूर तक जाते हैं। हर दौर की तारीख इस बात की गवाह है। अमरनाथ हमारी खिड़की की जीप से आ लगा। उसने हमें बताया, जनाब, लोगों ने पांडे की लाश को कलियों में घसीटा है और यहाँ उल्टा लटका दिया है। यह बात साबित हुई है कि कले में गीतामुखी के शरीर को सिगरेटों से चलाने वाला और उसकी हत्या करने वाला यही पांडे साहब है। इस बात का कैसे पता चला? मैंने पूछा। कले की निचली मंजिल पर काम करने वाले 2 चाकरों ने सब कुछ बताया है जी। उन्होंने अपनी आंखों से ये जुल्म होते देखा था। अमरनाथ की आंखों में नफरत की चिंगारियां थीं और स्याह चेहरे पर इंतकाम का जोश था। सिपाहियों ने हजूम में से रास्ता बनाया और हमारा काफिला आगे बढ़ गया। जल्दी हम जरगां के नवाही इलाके से गुजरे और फिर जंगल में पहुंच गए। जिस जीप में मैं और इमरान थे, मुबारक अली भी इसी पर सवार था। शहर में सिग्नल मध्यम थे, मगर जो ही हम खुले इलाके में पहुंचे ये वाज़ेह होते चले गए। हुक्म और एंडरसन गालिबन किसी जीप पर सवार थे और ये एक दुश्वार गुजार इलाके में सफर कर रही थी। यहाँ टीले थे और इनके दरमियान रास्ते भूल भलियों की तरह थे। अगर हमें सिग्नल्स की रहनुमाई ना होती तो हम शायद हुक्म की गर्द भी ना पा सकते। कहीं कहीं सिग्नल्स मध्यम भी हो जाते और हमें परेशानी होती, लेकिन जल्द ही इनकी क्वालिटी फिर से लौट आती। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम सिग्नल्स के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब हमें अंदाजा हो रहा था कि हुक्म जिस चीज पर सवारी कर रहा था वो ठहर चुकी है। ये ऊंचे नीचे टीलों से अटा हुआ जंगल था। जल्दी हमें एक गाड़ी के टायरों के निशानात भी मिल गए। हम इन निशानात का ताक़ुब करते हुए आगे बढ़ते चले गए। सिग्नल्स अब बिल्कुल साफ होते चले जा रहे थे। एक जगह रुककर हमने दूरबीनों से जगह का मुआयना किया। करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक टीले के दामन में हमें किसी रहायशी मकान की झलक नजर आई। लकड़ी का बना हुआ ये छोटा सा बोसीदा घर इस वीराने में पता नहीं क्यों मौजूद था। यकीनन वो जीप भी इसी घर के आस पास ही मौजूद थी जिस पर हुक्म और गालिबन कोरा एंडरसन यहाँ पहुंचे थे। दरख्तों की वजह से वो जीप हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा ख्याल है कि हमें अब गाड़ियों से उतर जाना चाहिए। इमरान ने तजवीज़ पेश की। मेरे ज़हन में भी यही ख्याल आ रहा था। मेरी हिदायत पर मुबारक अली ने कमांडोज को उतरने का हुक्म दिया। हम बड़ी एहतियात से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के साथ साथ हम फैलते भी जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जा सके। जल्दी हमने उस बोसीदा घर को चारों तरफ से घेर लिया। हमें वो शानदार लैंड क्रूजर भी नजर आ गई जिस पर शाही जोड़ा यहाँ पहुंचा था। मैंने कहा, मुबारक अली, छोटे सरकार की तरफ से सख्त हदायत है कि हुक्म को जिंदा गिरफ्तार होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा जनाब। और अब मुझे यकीन हो गया जनाब कि हुक्म का कमांडर एंडरसन साहब भी अंदर है। मुबारक दबे दबे जोश से बोला। मुबारक अली ने मुझे लैंड क्रूजर के करीब ही कच्ची मिट्टी पर बड़े साइज के फौजी बूटों के निशानात दिखाए और कहा, मुझे 99% यकीन है कि यह एंडरसन साहब के बूटों का निशान है और ये भी फौजी बूट है। इसका मतलब है कि इन लोगों के साथ 1 या 2 फौजी भी हैं। हम इकट्ठे हुए टीले की ओट में खड़े थे। हमारे कमांडोज चारों तरफ पोजीशनें ले चुके थे। मैंने मेगाफोन के जरिए बुलंद आवाज में कहा, राय विश्वनाथ और एंडरसन साहब, आप चारों तरफ से घेरे में आ चुके हैं। भागने या छुपने की कोशिश बेकार है। बेहतर है कि आप खुद को हमारे हवाले करते। दूसरी तरफ से खामोशी रही। इमरान का मशवरे से मैंने यह ऐलान दोबारा किया। आखिरी ऐलान में मैंने कहा, हम आपको फैसला करने के लिए 5 मिनट का वक्त देते हैं। अगर आप बाहर नहीं आए तो हमें अंदर घुसना पड़ेगा और इस सूरत में अपने नुकसान की सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। ऐलान के बाद हमने घड़ी देखी और इंतजार करने लगे। मैंने मुबारक अली से पूछा, ये कौन सी जगह है? ये कच्चे के साथ वाला इलाका है। आपने जला वो जंगल देखा है ना? वो इससे 7-8 मील की दूरी पर है। और आपको पता है ये घर किसका है? नहीं, मैंने पुरतजस्सुस लहजा में कहा, ये एक अछूत का घर है। 4-5 साल पहले तक यह बंदा राजभवन में भंगी खाने में काम करता था। भवन का खानदानी चाकर था, फिर इस बेचारे को कोड़ हो गया। कोड़ की वजह से राजभवन की नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि शहर ही से निकलने का हुक्म दिया गया। काफी समय तक राम का कुछ पता नहीं चला। फिर जरगां के 2 शिकारियों ने बताया कि राम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कच्चे के करीब जंगल में कुटिया बना कर रहे थे। ये इसी बलूराम का घर है जी। मुबारक के लहजे में तंज था। मैं और इमरान हैरान रह गए। जान बचाने की खातिर इंसान क्या कुछ करता है और कभी कभी किस दर्जे तक गिर जाता है। जरगां की ऊंची शान वाले राजा विश्वनाथ उर्फ हुक्म को पनाह भी मिली तो कहां? मुबारक ने कहा, अगर हम इन सिग्नल्स की मदद हासिल ना ही करते तो हम कभी यहां तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच भी जाते तो शायद ये ना सोचते कि हुक्म जी और एंडरसन साहब इस कमीन कोड़ी के घर को अपनी पनाहगाह बनाकर यहां रहेंगे। 5 मिनट गुजर गए। 6वां और 7वां मिनट भी गुजर गया। अब हरकत में आने के सिवा कोई चारा नहीं था। मुबारक अली के इशारे पर कमांडोज ने घर की खिड़कियों
और दरवाजों पर चंद राउंड्स फायर किए। जवाब में अंदर से ताबड़तोड़ गोलियां चली और हमारा एक कमांडो कंधे पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। अंदाजा हो रहा था कि अंदर वाले भरपूर मुजाहमत का इरादा रखते हैं। हमें अब अपना लाहे अमल सोचना था। सूरज ढल गया था और अब जल्द ही शाम के साए तारीकी में बदलने वाले थे। तारीकी के बाद घर के अंदर घुसने की कामयाब कोशिश की जा सकती थी। हमने उसके लिए सलाह मशवरा शुरू कर दिया। जो ही तारीकी गहरी हुई हमने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस काम के लिए इमरान ने सबसे पहले खुद को पेश किया। मुबारक अली भी अंदर जाने पर आमादा था, मगर फिर उसे बाहर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसकी जगह मैं कार्रवाई में शामिल हुआ। मेरे अंदर एंडरसन और इसके साथियों के लिए बेपनाह आग थी। सुल्ताना का असल कातिल तो यही नीली आंखों और भैंसे के जिस्म वाला इंग्लिश कमांडर था। हमारे साथ 6 और मुंतखब जवान अंदर जाने के लिए तैयार थे। प्रोग्राम के मुताबिक मुबारक अली और उसके साथियों ने घर में मौजूद अफराद को सामने की तरफ से फायरिंग में एंगेज किया। यह बड़ी जोरदार फायरिंग थी। हम बगली तरफ से घर की बैरूनी चारदीवारी की तरफ बढ़े। यहाँ दरख्त ज्यादा थे जो हमें कैमोफ्लेज कर रहे थे। सबसे पहले इमरान घर के अंदर कूदा। उसने खिड़की नुमा दरवाजा खोल दिया। हम भर्रा मारकर अंदर घुस गए। शदीद फायरिंग की जद में आकर 2 बकरियां जमीन पर पड़ी तड़प रही थीं। तीसरी शायद हलाक हो चुकी थी। इमरान ने एक खिड़की को जोरदार लात रसीद की। वो खुल गई। एक राइफल बरदार गोरा इमरान के सामने आया, मगर उसकी तेजी इमरान की तेजी का मुकाबला नहीं कर सकी। इमरान के चलाए हुआ 5 गोली का ब्रस्ट उस गोरे को छलनी कर गया। हम कमरे में कूद गए। यही वक्त था जब हम पर बाएं जानिब से फायरिंग हुई। एक गोली मेरे साथ खड़े कमांडर अशरफ के सर में लगी और वो कटे हुए शह तीर की तरह गिरा। एक दूसरे कमांडर को भी मैंने ऊंधे मुंह गिरते देखा। मैंने राइफल के शोले से हमला आवर की पोजीशन का अंदाजा लगा लिया था। मैंने उस पर गोली चलाई और साथ ही उस पर जस्त लगाई। मेरी चलाई हुई गोली तो उसे नहीं लगी, लेकिन मेरी राइफल की संगीन उसके सीने में अंदर तक घुस गई। मैं लात रसीद करके उसे अपनी राइफल से अलहदा किया। उसकी अपनी राइफल उसके साथ ही गिर चुकी थी। इसी दौरान में एक कमांडो मुझसे मुखातिब होकर चिल्लाया, ये देखें जी। हम साथ वाले कमरे में पहुंचे। मंजर लर्जा खेज था। गोलियों के बहुत से खोलों और एक टूटी हुई खिड़की के टुकड़ों के दरमियान कच्चे फर्श पर रत्ना देवी और उसके बच्चे की लाश पड़ी थी। रत्ना देवी इस हाल में भी गहनों से लदी हुई थी। अंदाजा होता था कि उसे अंधाधुंध होने वाली कराज फायरिंग में गोली लगी है। एक ही गोली थी जो पहले इसको लगी, फिर इसके अपने सीने से पार होगी। इसके अलावा इसका एक पांव भी इसकी जूती समेत खून से रंगीन नजर आ रहा था। हुक्म और एंडरसन आस पास ही होंगे। इमरान ने उकाबी नजरों से इर्द गिर्द देखकर कहा। यही वक्त था जब 2 कमांडोज हुक्म को पकड़ कर ले आए। ये नजारा भी इबरतनाक था। सरगां का ताजदार जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, मिट्टी में लथपथ नजर आता था। उसकी काली और सुनहरी पगड़ी उसके गले में झूल रही थी। इसका रंग हल्दी हो चुका था। ये भोसे वाले कमरे में छुपे हुए थे जी। कमांडो ने इतला दी। ये पिस्तौल इनके लिबास से निकला है। दूसरे कमांडोज ने भरा हुआ कीमती बरेटा मेरी तरफ बढ़ा दिया। लगता था कि गिरफ्तारी के वक्त विश्वनाथ उर्फ हुक्म जी ने थोड़ी बहुत मुजाहमत की है। इसका चुगानुमा लिबास एक तरफ से फटा हुआ था और उंगलियां भी जख्मी थी। तलाशी ले ली है? मैंने पूछा। ना ही जनाब, कमांडो ऑफिसर ने झिझकते हुए कहा। तलाशी लो, मैंने कहा। हुक्म गर्जा, अपने गंदे हाथ हमसे दूर रखो, हमारे पास कुछ नहीं। मैंने राइफल की नाल हुक्म के सीने की तरफ की और उंगली ट्रैगर पर रखते हुए कहा, इनके हाथ कितने भी गंदे होंगे मगर इस शख्स के हाथों से गंदे नहीं जिसे तुम अछूत और कोड़ी कहते हो और जिसके घर में पनाह लिए हुए हो। मेरे इशारे पर कमांडो आगे बढ़ा और उसने हुक्म की मुजाहमत की परवाह किए बगैर इसकी तलाशी ली। हुक्म की आंखों में हर वक्त जलती हुई आग की जगह अब राख नजर आ रही थी। उसका चेहरा किसी नहायत कीमती लेकिन टूटे हुए फानूस की तरह था। इसे चंद कदम के फासले पर उसकी चहती पत्नी और बच्चे की लाश पड़ी थी। काल्बनिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक नजर इन्हें देख ही सके। कमांडोज उसे गन पॉइंट पर बाहर ले गए। मुबारक अली कमरे से यहाँ के मकीनों को निकाल कर लिया। एक अधेड़ उम्र औरत और उसके 2 लड़के थे। लड़कों की उम्र 18-20 साल रही होगी। ये देखकर चौंका कि औरत के हाथ कोड़ जाता है। ये गरीब सूरत औरत है। सूरत हाल की संगीनी के सबब थर थर कांप रही थी। इनको भी बाहर ले जाओ, मैंने मुबारक अली से कहा। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। इमरान ने एक छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से भी गोली चल रही है। मेरा ख्याल है कि साहब बहादुर एंडरसन साहब वहीं पर छुपे हुए हैं। अगले 2-3 मिनट में यह बात साबित होगी। एंडरसन वहीं मौजूद था। उसके पास एक LMG थी और यकीनन काफी तादाद में राउंड्स भी थे। मगर जो कुछ भी था, अपनी तमाम तर होशियारी और दीदादिली के बावजूद वो इस छोटी सी कोठरी में एक चूहे की तरह ट्रैप हो चुका था। एक गोश्तखोर सफेद चूहा जहानत और दिलेरी में खुद को हरफ आखिर समझता था और बात बात पर तारीखी हवाले भी देता था। वो यहाँ सरगाह में कमांडर इन चीफ की हैसियत रखता था, मगर अब हमारी और उसके दरमियान एक बुसीदा चौबी दरवाजे के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने बाआवाज बुलंद कहा, एंडरसन साहब बाहर आ जाओ, इसके सिवा तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। चंद सेकंड बाद यही बात इमरान ने भी दोहराई। कुछ देर तक अंदर खामोशी तारी रही। फिर एंडरसन की भारी भरकम आवाज उभरी। ब्रिटिश लब लहजे में बोला,
क्या तुम सामान्य डेटा हो कि मैं गिरफ्तारी दे दूं तो तुम गोली नहीं चलाएगा? मैंने कहा, एंडरसन साहब, तुम कोई भी शर्त मनवाने की पोजीशन में नहीं हो। हाथ उठाकर बाहर आ जाओ, हम तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। हमारे दरमियान मुख्तसर मुकालमा हुआ। फिर हमारी हदायत के मुताबिक एंडरसन ने खतरनाक LMG खिड़की से बाहर फेंकी। तब उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो फौजी वर्दी में था। उसने दोनों हाथ सर से बुलंद कर रखे थे। उसे 3 इतराफ से कमांडोज ने निशाने पर लिया हुआ था। उसकी जरा सी गलत हरकत उसके लिए मौत का पैगाम बन सकती थी। तब मैंने देखा कि उसका एक कंधा खून आलूद है। घुटनों के बल बैठ जाओ, मैंने गर्ज के कहा। वो जरा सा झुका, फिर उसने अपने घुटने जमीन पर टेक थी। फौरी मौत से बचने के लिए उसने अपने हाथ बिल्कुल सीधे खड़े कर रखे थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तवक्का एंडरसन को नहीं थी। मेरी चलाई हुई गोली एंडरसन के सीने पर लगी। उसका मुंह बेसाख्ता खुल गया और उसकी आंखें हैरत से पट गई। गोली के साथ उसकी कैप उछलकर दूर जा गिरी। मैंने कहा, एंडरसन साहब, याद करो, इस तरह का सीन पहले भी दोहराया जा चुका था। 18 गांव में सुल्ताना राजपूत ने भी इसी तरह हथियार फेंके थे और खुद को तुम्हारे हवाले करना चाहा था, लेकिन तुमने उसकी हवालगी कबूल नहीं की थी। तुमने उसे मार डाला था। एंडरसन की हालत एक जख्मी दरिंदे की सी थी, लेकिन उसकी बेपनाह तकलीफ के सामने उसकी दरिंदगी बेबस थी। उसने दोनों हाथों से अपना सीना थाम लिया और 2 जानों बैठ गया। मैंने दूसरी गोली उसके सर पर मारी। वो उसका रुखसार तोड़कर सर में घुस गई। वो ऊंधे मुंह गिरा और उसका लहू एक रेले की तरह दरवाजे की तरफ बहता चला गया। मेरी आंखों में आछी सी नमी थी। जी तो चाहता था कि उसकी लाश पर भी गोलियों की बारिश की जाए, लेकिन फिर खुद पर जब्त किया। इमरान का चेहरा बता रहा था कि मैंने जो कुछ किया है वो उसकी भरपूर तायीद करता है। ये भी मर गया जी। मुबारक अली ने एक गोशे की तरफ इशारा किया। यहाँ एक और मकामी की लाश पड़ी थी। काले रंग का ये दुबला पतला शख्स इस घर का सरबराह बलराम था। इसके जिस्म पर भी कोट था और ये काफी बढ़ चुका था। हुक्म ने अपने सकीर मुलाजिम के साथ जो कुछ भी किया था, लेकिन उस शख्स ने हक के नमक अदा करने की कोशिश की थी। इसके पास ही एक राइफल भी पड़ी थी, जिससे पता चलता था कि आखिरी लम्हों में हुक्म और एंडरसन वगैरह के साथ मिलकर वो भी हम पर गोली चलाता रहा है। मैंने कहा, कमरे में रत्ना देवी की लाश से निकलने वाला खून और इस कोड़ी अछूत का खून घुल मिल गए हैं। सच कहते हैं, मौत हर आला और अदना को बराबर कर देती है। सारी ऊंच नीच खत्म हो जाती है। ये बड़ी इबरतनाक सूरत हाल थी। सरकार के फरमान रवा और उसके सिपा सालार ने जान बचाने के लिए एक ऐसे शख्स के घर में पनाह ली, आम हालात में जिसका साया भी वो खुद पर पड़ने न देते। घर की अच्छी तरह तलाशी ली गई। वहां कोई और शख्स मौजूद नहीं था। हाँ, गंदम रखने वाले एक बड़े मटके के अंदर से एक गठड़ी दस्तयाब हुई। ऐसी एक गठड़ी एक चारपाई के नीचे से मिली। ये गठड़ियां जेवरात और जवाहरात से भरी हुई थी। इनकी मालियत लाखों में नहीं करोड़ों में थी। ये इस भांडियल एस्टेट के लोगों का खून पसीना था। ये देखो हमारा दोस्त और रहनुमा। इमरान ने इस सफरी बैग की तरफ इशारा किया जो एक जस्ती ट्रंक पर रखा हुआ था। यही बैग था जिसमें हाजिर दिमाग मैडम सफूरा ने इलेक्ट्रॉनिक चिप डाली थी। मुबारक अली और इमरान ने 3-4 मिनट की कोशिश से वो चिप ढूंढ निकाली। हम बाहर पहुंचे तो विश्वनाथ उर्फ हुकम जी को बंद जीप में बिठाया जा चुका था। वो घुटनों में सर्दी हिचकियों से रो रहा था। इमरान ने कहा, कितना हमदर्द राजा है। सरगाह में होने वाले जानी नुकसान पर फूट फूट कर रो रहा है। सरगाह में होने वाले जानी नुकसान पर नहीं, अपनी चाहती पत्नी और बच्चे की मौत पर। मैंने कहा, जरगाह में तो इससे 10 गुना नुकसान भी हो जाता तो उसके कान पर जूं तक न रेंगती। वो बोला, देखो तुम कहते हो कि हम टीवी चैनल्स वाले हर वाक़े का मनफी पहलू देखते हैं। अब तुम खुद मनफी पहलू देख रहे हो। मेरे ख्याल में तो राजा साहब के रोने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपने बाद जरगाह के अंजाम का गम कर रहे हैं। अब शराब खानों में धड़ाधड़ शराब बनाने वाले मजदूरों के घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे? अब कौन ख्याल रखेगा गरीबों का और इनकी खूबसूरत बेटियों का? अब मस्कीन अंग्रेज परदेसियों के मेहमान नवाजियां किसके जिम्मा होगी? अब यहाँ नाच घरों में रात दिन खून पसीना एक करने वाली शरीफ औरतें और नेक ख्वाजा सराब जिंदगी की गाड़ी कैसे खींचेंगे? उफ, ऐसे पता नहीं कितनी सोचें चकरा रही हैं हुकम जी के दिमाग में। हमारी आवाज हुकम तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन कमांडोज उसके लिए जो तौहीन अमेज नारे लगा रहे थे वो जरूर उसके कानों तक पहुंच रहे थे। यह अंजाम था उस आराम तलब और ऐश परस्त शख्स का जिसने दुनियावी लज्जतों के बदले धीरे धीरे अपने सारे इख्तियार अयार गोरों के हवाले कर दिए थे और यूं अपनी अवाम की बर्बादी का सबब बना था। इमरान ने कहा, मुझे हुक्म को देखकर बरादर मोहतरम शहनशाह जहांगीर साहब याद आ रहे हैं। क्या मतलब? सुना है कि भाई जहांगीर साहब ने भी आखिरी दिनों में अपने सारे इख्तियारात मैडम नूरजहां, मेरा मतलब है मलका नूरजहां के हवाले कर दिए थे। लगता है कि यहाँ जरगाह में हुक्म ने भी अंग्रेजों के साथ कुछ इस तरह का पैकेज किया हुआ था। कुछ नरमो मुलायम कच्चा गोश्त, 2-3 किलो भुना हुआ गोश्त और अंग्रेजी शराब की 2-4 बोतलें, बाकी सब कुछ अंग्रेजों के पास। ये अगले रोज दोपहर की बात है। चौहान को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया था।
अपनी सरीना दोस्त और साथी को अलविदा करते हुए मैं कर्ब के कई जानका मरहलों से गुजरा। राजभवन में अब जश्न का समा था। राजभवन के अजीम उशान दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए गए थे। भवन के अंदरूनी हिस्सों के सिवा वो हर जगह दनदनाते पे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। नाराजनी की गूंज से कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। खासो आम हमें मुबारकबादें दे रहे थे, हमारी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे और मिर्सा जू में उस चेहरे को ढूंढ रहा था जो आम लोगों के लिए अजनबी था। जरगाह की खून लड़ाई में जिसका किरदार अहम तरीन था, मैं तलाल को ढूंढ रहा था और मेरी हदायत पर और भी बहुत से अफराद उसकी तलाश में थे। वो पता नहीं कहाँ खो गया था। छोटे सरकार को राजभवन के शानदार तख्त पर बिठा दिया गया था। इनके दाएं बाएं दर्जनों मसाहिब और ख्वास की कुर्सियां थी। मुझे और इमरान को भी वहीं छोटे सरकार और मुराद शाह के करीब नशिस्तें दी गईं, लेकिन मैं पिछले 1 घंटे से अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं था। मैं तलाल की तलाश में सरगर्दा था।